नमस्ते मित्रों, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? सुनील जी सुन रहा है ना? हाँ, सुन रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबका सादर प्रणाम। वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग एवं आईक्यूसी के संयुक्त तत्वावधान में हमारे जो प्रेमचंद जयंती के सिलसिले में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और जश्न प्रेम सालगिरह नाम से इस संगोष्ठी आज यहाँ संपन्न होने वाले गूगल मीट पे, जिसमें भाग लेने के लिए जितने भी अध्यापक बंधुओं, प्राध्यापकगण और शोधार्थी आए हुए हैं, सभी का स्वागत करता हूं। इसे हम समय के पालन के लिए या समय की पाबंदी रखते हैं, इसीलिए बहुत कम समय में हमें सभी कार्यक्रम का आयोजन करना है। 2 घंटे का टाइम है, 5 सत्र है। एक सत्र में एक मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता होंगे और उसके साथ साथ 2 शोधार्थी भी होंगे पर्चा प्रस्तुत करने के लिए, और बाकी जितने भी पर्चा प्रस्तुत करने वाले हैं वो अंतिम सत्र में उनका पर्चा प्रस्तुत किया जाएगा। और समय का पालन करने के लिए हमने सभी औपचारिकता को, इसका उद्घाटन समारोह और समापन समारोह को हमने छोड़ दिया है और जैसे ही हम सीधे सत्र पर जा रहे हैं, तो प्रेमचंद जयंती के इस सिलसिले में जश्न प्रेमचंद सालगिरह नाम से प्रेमचंद, महान साहित्यकार प्रेमचंद के जयंती पर ये जो समारोह का आयोजन किया है, एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है, वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग से ओर से आयोजित है। मैं डॉक्टर सजित एस.जे. शशि, वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग का अध्यक्ष, और जैसे जितने भी प्राध्यापक बंधु यहाँ मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए हैं, सभी का स्वागत करता हूँ। और बाकी शोधार्थी जो हैं एमजी कॉलेज से हैं, त्रिवेंद्रम के सरकारी वनिता कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के शोधार्थी लोग भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ जितने भी अध्यापक बिंदुओं और छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, सभी का स्वागत करता हूँ। हम सीधे सत्र की ओर जा रहे हैं। पहला सत्र यहीं पर शुरू हो रहा है। जैसे मैं बुला रहा हूँ एमजी कॉलेज के शोधार्थी सुचिता को सत्र का संचालन करने के लिए। जी धन्यवाद सर। पहला सत्र यहाँ शुरू हो रहा है। पहला, सुनील दहाले, विनायकराव पाटिल कॉलेज, बैजापुर, औरंगाबाद को कलम का सिपाही प्रेमचंद विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ। तो शुरू करना है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनील दहाले, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इस गोष्ठी में सहभागी सभी अध्यापकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और मेरे मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और प्रेमचंद जयंती के इस अवसर पर विश्वविख्यात कालजयी रचनाकार प्रेमचंद की स्मृति में विनम्र अभिवादन करके मैं प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उनकी रचना दृष्टि के संदर्भ में संक्षेप में मेरा मंतव्य आपके सामने रखूंगा। मित्रों, हिंदी ही नहीं बल्कि भारत की समस्त साहित्य परंपरा में प्रेमचंद को महज एक लेखक के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि वे एक साहित्यिक विरासत के रूप में उनकी पहचान स्थापित हो चुकी है। प्रेमचंद केवल एक कलम के धनी नहीं है, वे केवल लेखक नहीं है, वे केवल विश्वविख्यात साहित्यकार, कालजयी रचनाकार ही नहीं है, बल्कि सबसे पहले वे एक संवेदनशील लेखक है, एक सचेत नागरिक है, कुशल वक्ता और शोधी संपादक भी रहे। इसीलिए आज हम जहां प्रेमचंद की जयंती मना रहे हैं, 30 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास एक लम्ही गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। एक मध्यवर्गीय परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए एक अभाव में और असुविधाओं में उनका जीवन बीता था, और इसी का गहराई से प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी हुआ है, और परिस्थिति का प्रभाव उनके साहित्य लेखन पर भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए आधुनिक हिंदी साहित्य के, कथा साहित्य के जो महान उपन्यासकार हैं प्रेमचंद जी, या कथाकार,
एक सीधे साधे सरल जीवन के मालिक थे। लेकिन उनकी विशेषता ये रही है कि हिंदी साहित्य परंपरा में आदर्श को छोड़कर, कल्पना को छोड़कर सबसे पहले यथार्थवाद की संकल्पना अगर किसी ने रखी है साहित्य में, तो उसका श्रेय प्रेमचंद जी को दिया जाता है। उनकी समस्त रचनाओं में हमें पारंपरिक जो रूढ़िवादिता है, उन सभी रूढ़िवादिता के खिलाफ हमें एक नई सोच मिल जाती है। वे साहित्य को, उनकी विचारधारा इस तरह से रही कि वे साहित्य को कभी मनोरंजन की वस्तु नहीं मानते, ना कि वह महज एक कल्पना या मनोरंजन, या जिसे हम कहे कि एक उपदेश देने वाला साहित्य, यह उद्देश्य साहित्य का नहीं मानते, बल्कि उनका जो दृष्टिकोण रहा है साहित्य के प्रति, वे कहते हैं कि जो साहित्य सच्चाई को प्रकट करता है, जिसमें दिल और दिमाग पर प्रभावित करने का गुण होता है, वही वाकई में साहित्य कहलाने के लायक। इसलिए सच्चाई और अनुभूति का सच्चाई से प्रकटीकरण को ही साहित्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में साहित्य की व्याख्या है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। इसलिए उनका संपूर्ण जो साहित्य है, उसके संपूर्ण साहित्य के केंद्र में आम आदमी रहा है, एक मनुष्य रहा है। उनका संपूर्ण साहित्य यदि हम देखते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक सभी विषयों को संस्पर्श करता है। उन्होंने पहली बार दलित, पीड़ित, स्त्री, मजदूर, अंधविश्वास, रिश्वतखोरी, स्वार्थ, धार्मिक ढोंग, शोषण, अन्याय, इन सब के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। इसलिए उनको कालजयी रचनाकार इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमचंद ऐसे पहले साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने अपने साहित्य के केंद्र में आम आदमी को रखा है, उसकी समस्याओं को रखा है। तो ये सभी उनके साहित्य के केंद्र में हमें देखने के लिए मिलते हैं। शुरुआत में उन्होंने आदर्शवादी लेखन किया है। उनके साहित्य लेखन की शुरुआत 1907 से होती। 1907 से लेकर 1936 तक वे निरंतर यथार्थवाद को लेकर लिखते रहे। आदर्श से यथार्थ की और उनका लेखन का कार्य शुरू रहा है। इसलिए उनका लेखन का आरंभ जो है वो 1907 में हम देखते हैं। जिन्होंने पहली जो कहानी लिखी है वो लिखी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो उर्दू भाषा में थी। उसके बाद जो राष्ट्रवाद का पुरस्कार करती थी। 1908 में उनका सोजे वतन आया, जो 5 कहानियों का संग्रह था। देशभक्ति और आजादी के दीवानों की शहादत की भावपूर्ण श्रद्धांजलि सोजे वतन कहा जाता है। उसकी लोकप्रियता को देखकर, उसमें निहित राष्ट्रवाद को देखकर अंग्रेजों ने इस रचना की सभी प्रतियों को जब्त भी कर लिया था, यह भी हमें पता है। 1907 से लेकर 1915 तक वे मूल रूप से उर्दू भाषा में लेखन किया करते थे, लेकिन उनकी साहित्यिक परिपक्वता और खासकर हिंदी में 1915 से आरंभ होती है। 1915 में उन्होंने पहली जो कहानी लिखी है हिंदी में, वो सोत नाम की कहानी थी, जिसमें मध्यवर्गीय परिवार की परिवर्तित होते हुए संबंधों का एक मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। उसके बाद बहुत सी कहानियां लिखी है। पंच परमेश्वर कहानी है, जिसमें ग्राम पंचायत का एक आदर्श आपके सामने खड़ा कर दिया है। नमक का दरोगा उसी प्रकार की एक सुप्रसिद्ध कहानी है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिवेश को लेकर चित्रण किया गया है। अधिकारियों के दुर्व्यवहार का चित्रण उसमें किया गया है। धन के सामने न्याय किस प्रकार लाचार हो जाता है, यह भी एक वास्तववादी चित्रण हमें उनकी कहानियों में देखने के लिए मिलता है। बड़े घर की बेटी एक पारिवारिक कहानी है, जिसमें संयुक्त परिवार के एक आदर्श को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। शतरंज के खिलाड़ी एक राजनीतिक कहानी है, जिसमें हम देखते हैं कि बादशाहों के विलासिता के कारण जनता किस तरह से गुलाम बन जाती है। पूस की रात भी एक सुप्रसिद्ध कहानी है उनकी, जिसमें गांव के गरीब किसानों की दुर्बलता की ओर चित्रण किया गया है। ईदगाह ये भी कहानी है, जो बाल मनोविज्ञान को चित्रित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। उसी प्रकार ठाकुर का कुहा, जो समाज व्यवस्था में व्याप्त अछूत समस्याओं को प्रमुख रूप में उजागर करता है। उसी तरह उनकी 1936 में लिखी गई आखिरी कहानी जो थी वह कफन। हालांकि प्रेमचंद की कफन कहानी पूर्ण हिंदी साहित्य को नहीं बल्कि भारतीय और वैश्विक साहित्य को बहुत अधिक संवेदनशील बनाने वाली कहानी,
भावुक बनाने वाली कहानी। ये कहानी ये दर्शाती है जिसमें हम देखते हैं कि सेठ और साहूकार तथा पूंजीपतियों के शोषण को वो दिखाने वाली कहानी। हम देखते हैं जीवित अवस्था में जहां पर व्यक्ति को 2 जून का खाना नहीं मिलता है, कपड़े तक पहनने के लिए नहीं मिलते, और मरने के बाद उसको नया कफन दिलाया जाता है। ये विसंगति है जीवन के प्रति। तो इस विसंगति को इस कहानी के माध्यम से बड़े पुरजोर तरीके से इस कहानी में उन्होंने रखा है। और ये संपूर्ण कहानियां यदि हम देखते हैं, जो अभी तक मैंने कुछ महत्वपूर्ण कहानियों का उल्लेख किया था, उन संपूर्ण कहानियों में मानवीय मूल्य, पारिवारिक मूल्य, नैतिक मूल्य या परंपरागत मूल्यों को प्रस्थापित करने की कोशिश की। जो भी बुरा है, जो भी रूढ़ी से आया हुआ है, जो भी गलत है, जो भी अन्याय करने वाला है, उन सभी के खिलाफ प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से खड़े हो जाते हैं और उनका पुरजोर विरोध करते हैं। तो ये यथार्थवादी दृष्टिकोण सबसे पहले प्रेमचंद जी ने साहित्य में लाया। कहानी साहित्य के साथ साथ उनका उपन्यास साहित्य में भी इसी प्रकार की समाज दृष्टि हमें देखने के लिए मिल जाती है। उन्होंने लगभग 15 उपन्यास लिखे, 300 से ज्यादा कहानियां उन्होंने लिखी और 15 लगभग उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। कुछ उर्दू भी उपन्यास है उनके। और इन उपन्यासों में सब जिस प्रकार की समाज दृष्टि हमें देखने के लिए मिल जाती है, इसीलिए बंगाल के सुविख्यात शरद चंद्र चटर्जी जो लेखक रहे हैं, उन्होंने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। उनका सर्वचर्चित उपन्यास जो सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों में चर्चित है और हिंदी साहित्य में चर्चित, वह है गोदान, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। सबसे लोकप्रिय और कालजयी रचना गोदान को माना जाता है। ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का एक महाकाव्य गोदान कहा जाता है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं, होरी और धनिया के संघर्षमय जीवन की करुण कथा गोदान में अभिव्यक्त की गई। सभी प्रकार का ग्रामीण परिवेश हमें गोदान में देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ शहरी परिवेश भी इसमें बहुत प्रभावकारी रूप में चित्रित किया गया है। एक और जमींदार, महाजन, पटवारी और परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा जिस चक्रव्यूह में होरी और धनिया अटक जाते हैं, उसका चित्रण किया गया है। तो दूसरी ओर मिल मालिक हो, दलाल हो, कारोबारियों के द्वारा किस प्रकार से मजदूरों का शोषण किया जाता है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा हमें गोदान में देखने के लिए मिल जाता है। सेवा सदन लगभग इसी प्रकार का उनका उपन्यास है, जो सामाजिक सरोकार की पूर्ति करता है। गोदान में नीति पराधीनता, वेश्या जीवन, दहेज प्रथा और मध्यवर्गीय आर्थिक सामाजिक समस्याओं को सेवा सदन के माध्यम से हमारे सामने प्रेमचंद जी रखते हैं। गबन उसी प्रकार का टूटते हुए मूल्यों को लेकर अंधेरे में भटकते हुए मध्यवर्ग की वास्तविकता का वर्णन करने वाला उपन्यास है उनका। प्रतिज्ञा विधवा की समस्याओं को लेकर लिखा गया उपन्यास है। इसमें प्रतिज्ञा में पहली बार प्रेमचंद ने विधवा को रूढ़िवादी और आध्यात्मिक दृष्टि में न रखकर प्रैक्टिकली रूप में, मतलब रोजी रोटी से जोड़कर इस समस्या को हमारे सामने रखा है। निर्बला बेमेल विवाह को लेकर और नारी समस्याओं को लेकर अभिव्यक्त करने वाला उनका उपन्यास है। और सबसे चर्चित उनका उपन्यास गोदान के बाद जो राय व रंगभूमि रहा है, जिसमें हम देखते कि पूंजीवाद के साथ जिस प्रकार का जनसंघर्ष किया गया है, इसमें वो बहुत प्रभावकारी रूप में चित्रित किया गया। छोटी जाति का सूरदास, छोटी जाति का होने के बावजूद भी सभी प्रकार की गुणों से वो परिपूर्ण है, उसके संघर्ष की कथा इसमें हमें देखने के लिए मिल जाती है। प्रेमचंद खुद गांधी दर्शन से, निष्काम कर्म से और सत्य की विचारधारा से प्रभावित थे। इस रंगभूमि को पढ़कर हम सचेत हो जाते हैं। प्रेमाश्रम में भी किसान की उत्पीड़न को व्यक्त किया गया है, उसकी दुर्बलता का चित्रण किया गया है। और उनका जो आखिरी उपन्यास है वो मंगलसूत्र रहा है, जो वह अधूरा रहा है। अधूरा लिखने के बाद ही बीच में उनकी मृत्यु हुई थी। वे भी एक सामाजिक व्यवस्था, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति उपन्यास की उपेक्षितता को वो झलकाता है। तो कहानी और उपन्यास के साथ साथ वे एक नाटककार भी रहे हैं। 3 नाटक भी उन्होंने लिखे। वे एक संपादक भी रहे हैं। बाल साहित्य भी लिखा है, समीक्षा भी की है, विपुल प्रकार का साहित्य लेखन किया। मुझे उनके साहित्य लेखन को लेकर उनके समस्त रचनाओं का विश्लेषण यहाँ नहीं करना है, बल्कि उनकी रचना दृष्टि को आपके सामने रखना है। प्रेमचंद को पढ़ा क्यों जाए,
प्रेमचंद को हमें पढ़ना क्यों है, प्रेमचंद इतने कालजयी रचनाकार क्यों रहे हैं। भारत में नहीं, भारत के बाहर जापान हो, जर्मनी हो, मॉरिशस हो, सभी जगह पर उनके व्यक्तित्व की व्याप्ति इतनी क्यों है, क्योंकि प्रेमचंद के साहित्य में आम आदमी और मनुष्य और मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया है। दलित, स्त्री, मजदूर, किसान, रिश्वतखोरी, इन सभी बुराई को वे पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं। प्रेमचंद ने समाज के हर शोषित के हक में जो है आवाज उठाई। आज हम देखते कि 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो चुका। आज 86 वर्ष के बाद भी उनके साहित्य के माध्यम से जिस प्रकार की आवाज उठाई थी, चाहे वो दलित हो, पीड़ित हो, स्त्री हो, अंधविश्वास हो, घटिया राजनीति हो, राजनीतिक हथकंडे हो, न्याय में इस प्रकार की विसंगतता हो, ये सभी प्रकार की प्रवृत्तियां 86 साल के पहले और 86 साल के बाद भी आज भी समाज में बरकरार थी, आज भी है। इसीलिए प्रेमचंद का साहित्य आज भी हमें प्रासंगिक लगता है। प्रेमचंद आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे, इसलिए उनको भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। प्रेमचंद एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते थे जिसमें समानता, विषमता को दूर करने वाला समाज प्रेमचंद को चाहिए था। इसलिए प्रेमचंद कहते हैं कि जब तक दलित हो, स्त्री हो, मजदूर हो, ये जो सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित वर्ग है, इस उपेक्षित वर्ग का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत का असल में विकास नहीं होगा। हम चाहे भारत का कितना भी औद्योगिक और भौतिक विकास कर ले, लेकिन ये समाज का जो वंचित और उपेक्षित वर्ग है, इन उपेक्षित वर्ग को जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक समान रूप में उनको समाज में स्थान नहीं मिलता है, तब तक ये जो भारत है उसका विकास नहीं हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण विचार हमारे वो सामने रखते हैं। तो उनकी जो रचना दृष्टि रही है वो मार्क्सवादी रही है, उनकी जो रचना दृष्टि रही है वो सामाजिक रही है, उनके रचना दृष्टि में केंद्र में मानवीय मूल्य रहे। इसलिए वो सबसे हटकर साहित्यकार इसीलिए कहा जाता है। प्रेमचंद को सबसे अलग साहित्यकार इसीलिए कहा जाता है, और वो कालातीत रहेंगे, कालजयी रहेंगे, क्योंकि अभी तक भारत में इन उपेक्षित वर्गों को न्याय नहीं मिल पाया है। आज भी किसी प्रकार से ये उपेक्षित वर्ग प्रताड़ित रहा है, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से व आर्थिक दृष्टि से। इसकी प्रताड़ना अभी भी शुरू है। जब तक ये प्रताड़ना खत्म नहीं होगी तब तक की असल में जो है वह भारत का विकास नहीं हो पाएगा। प्रेमचंद का रचना दृष्टि अत्यंत साफ, अत्यंत स्पष्ट रही है। इसीलिए वो न केवल साहित्य लिखकर अलग हुए हैं, बल्कि साहित्य के माध्यम से उन्होंने भारत को, भारतीय जनता को, युवाओं को, शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को, अध्यापकों को एक नई दृष्टि दी। एक अपने साहित्य के माध्यम से नई दृष्टि देने का कार्य किया है। एक साहित्यकार क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, परिवर्तन समाज को किस प्रकार से अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की मूल समस्याओं को सामने रखकर मानवीय मूल्य जिस प्रकार से पतन हो रहा है, उस पतन को रोकने का काम भी वो कर सकता है। ये प्रेमचंद के साहित्य को पढ़कर हमें देखने के लिए मिलता है। किसी लेखक की लोकप्रियता या बेस्ट सेलर, वो रातों रात जिस प्रकार से सुप्रसिद्ध हो जाते हैं लेखक, वो लेखक की लोकप्रियता इससे नहीं मानी जाती है। लोकप्रियता लेखक की तभी मानी जा सकती है जब तक कि वह जनता, समाज और देश के साथ प्रतिबद्ध ना हो, और ये प्रतिबद्धता प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से रखी है। एक रचना दृष्टि की और संकेत करने वाला मेरा ये मंतव्य था, और इस दृष्टि से मैंने प्रेमचंद की इस मानवीय मूल्य पर आधारित उनकी रचना दृष्टि को आपके सामने रखा। मुझे साजिद जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मुझे बड़ी गंभीरता से सुना। थैंक यू। धन्यवाद सुनील सहाले जी। आपने बहुत कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेमचंद जी का पूरा विवरण प्रस्तुत किया है। हमारे छात्राओं के लिए वो बहुत ही लाभकारी बनाए रहे। सुचिता, अगला प्रपत्र इस सत्र में प्रपत्र प्रस्तुत करने वालों को सादर आमंत्रित कीजिए। धन्यवाद सर। अब तो प्रबंध पत्र प्रस्तुतिकरण का समय है। पहले तो श्रीमती अंबिली वीएस, प्राध्यापिका, एनएसएस कॉलेज पंतलम को इस मंच पर प्रपत्र प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करती हूँ।
सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रस्तुत करने वाले और बात करने वाले सभी से भी विशेष रूप से अनुरोध है कि आप लोग भी अपना वीडियो ऑन करके बैठें। और सुनील दहाले जी, आप आज आपका कोई जरूरी मीट नहीं है, आपने पहले बताए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चाहें तो आप जा भी सकते हैं। ओके, धन्यवाद जी सुनील दहाले जी। सबको सादर प्रणाम। देता है ना? हेलो जी, हाँ, ठीक है। सबको सादर प्रणाम। आज हमारे कथा सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म दिवस है और इसको मनाने हेतु राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो सजीत जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसके हार्दिक अभिनंदन। पहले मैं साधुवाद देती हूँ सजीत जी और उनके टीम को। और कथाकार प्रेमचंद के साहित्य में दलित संवेदना, दलित चेतना ही मेरा विषय है। तो प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य में जो प्रेमचंद का पदार्पण है, वो हिंदी कथा साहित्य को एक नवीन गति प्रदान किया था। प्रेमचंद का पदार्पण, तो प्रेमचंद की कहानी हो या उनके उपन्यास हो, उसमें दलितों की समस्या का मार्मिक चित्रण हुआ है। मैं सीधे ही अपने विषय की ओर ही जाती हूँ क्योंकि समय की कमी है। और जो प्रेमचंद ने दलितों पर अपनी विस्तृत साहित्य संवेदना से जो भी लिखा, वह उनकी सामाजिक संवेदना भी थी। दलित उनके लिए बाजार या राजनीति का सिक्का नहीं था, बल्कि दलित प्रेमचंद और निराला जैसे साहित्यकारों के जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा था। वे दलितों के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे और उनकी लड़ाइयों में भी हिस्सा देते थे। वे यानी कि वे हरिजनों का या दलितों का वास्तविक उत्थान वे चाहते थे, छद्म बौद्धिक उत्थान नहीं चाहते थे। प्रेमचंद की हरिजन या दलित की अवधारणा राजनीतिक जरूरत के अनुसार गिनी चुनी अछूत व जातियों तक सीमित नहीं थी। उनकी अवधारणा जो भी रौंदा कुचला और दब गया है, उनकी नजर में सब दलित थे। यही वजह है कि उनके कथा चरित्रों में भंगी, चमार, दुसात, मुसहर, पिछड़ी जातियों के व्यक्ति सभी हैं। वहां इखरापन नहीं है। शोषण और उत्पीड़न के कुछ ही रूपों तक सीमित रहने की प्रवृत्ति भी वहां नहीं है। उनकी कहानियों में दलितों के मुक्ति संघर्ष की चेतना भरपूर नजर आती है। उनकी खासवाली, स्वामिनी, प्रेम का उदय, बालक, सती जैसी कहानियों में दलित स्त्रियों की संवेदना और उनका विद्रोह भी हम देख सकते हैं। जो दलितों की समस्या का मार्मिक चित्रण के ठाकुर का हुआ, कुआं सदगति, सौभाग्य के कोड़े, मंदिर, मंत्र, दूध का दाम, बाबाजी का भोग, सवा सिर गेहूं, लांछन, गुल्ली डंडा, कफन आदि कई कहानियों में दलितों के मानव अधिकार से संबंधित अनेक आयाम हमें उपलब्ध होते हैं। प्रेमचंद दलित नहीं थे, उनका साहित्य दलित साहित्य भी नहीं कहा जा सकता। आज के जो विमर्श, बहुत सारे विमर्श हैं उसी तरह, दलित विमर्श या दलित लेखन, ऐसा सब कुछ उस वक्त नहीं था, तो वो दलित लेखन या दलित साहित्य भी नहीं कहा जा सकता। वे आत्मकथात्मक दलित साहित्य नहीं लिख सकते थे क्योंकि वे दलित नहीं थे, पर उनमें दलित यथार्थ की व्यापक चेतना थी। उनकी कहानियों में दलितों के मानव अधिकार और आर्थिक मुक्ति का संघर्ष बुलंद है। सॉरी, ठाकुर का कुआं में गंगी पानी नहीं ले पाती, मंदिर में वो सुखिया है, मंदिर में घुस नहीं पाती और दरवाजे के बाहर ही बच्चा दम तोड़ देता है। और दूध का दाम का लड़का मंगल खेल में बराबरी का हक मांगता है क्योंकि वह भंगी है और न मिलने पर पहले अकड़ कर चला जाता है, पर भूख लगने पर जूठन खाने के लिए फिर उसी दरवाजे पर अपने कुत्ते के साथ वो आ खड़ा होता है। सदगदी का दुखी चमार और कफन के खीसू माधव सामाजिक बहिष्कार, अपमान और यंत्रणा से निकलने की जद्दोजहद में वे फंसे रहते हैं। और प्रेमचंद ने दलितों की दीन और असहाय अवस्था का ही चित्र नहीं खींचा, बल्कि उनकी बेचैनी और प्रतिरोध के दृश्य भी खींचे थे। दूध का दाम कहानी में दलित की त्रासद नियति के आंगन में
आंगन के बावजूद हक की आवाज भी उसमें उठती है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की दलित चेतना से संबंध सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है और इस कहानी का मूल तत्व यह है कि इंसान होने की हैसियत से जीने के लिए हरिजनों को प्रकृति प्रदत्त वस्तु यानी कि पानी पर भी अधिकार नहीं दिया जाता है। समाज में विभिन्न जातियों के विभिन्न कुएं हैं, मगर हरिजनों को छोड़कर अन्य सभी जाति के लोग सवर्णों के कुएं से पानी ले सकते हैं और उसमें जो जोखू है इसका प्रमुख पात्र है और जोखू की पत्नी गंगी इसके विरुद्ध आवाज उठाती है और किसी दलित स्त्री का ऐसा विद्रोही स्वर सदियों की गुलामी की प्रतिक्रिया ही कहा जा सकता है। कथा सम्राट की एक कहानी सामाजिक परिवेश में अछूतों के जीवन के अंदर विरोध एवं अंदर संबंधों को बड़ी सहजता से अभिव्यक्त करती है। और हिंदी कहानी में जो कहानी साहित्य में प्रेमचंद का जो योगदान है या दलितों के जीवन को उभारने में उन्होंने जो भी किया है, जो यथार्थ जीवन को उभारने में उन्होंने जो भी कोशिश उन्होंने की है वो तो कालजयी है, आज भी प्रासंगिक भी है। और प्रेमचंद की कहानियों में ही नहीं बल्कि उनके उपन्यासों में वरदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे उपन्यासों में भी हम दलित संवेदना भरपूर देख सकते हैं। ये वरदान उपन्यास में प्रेमचंद पिछड़ी जाति के लोगों के प्रति बड़े ही भावुक नजर आते हैं। दलितों के मानव अधिकारों को लेकर प्रेमचंद ने प्रस्तुत उपन्यास द्वारा यह सवाल उठाया था, क्यों वे मनुष्य नहीं हैं, ईश्वर ने उन्हें नहीं बनाया है, ऐसा प्रेमचंद ने पूछा है। आज भी ये सवाल प्रासंगिक है, इसी युग में भी। और सेवा सदन उपन्यास का जो अबुल वफा है वो दलितों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के बारे में वो भी चिंतित हैं, वे भी आवाज उठाते हैं और पिछड़ी जाति के लोगों का उपयोग महज एक वोट बैंक के रूप में आज भी हो रहा है और उसके विरुद्ध भी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में आवाज उठाया था। अंग्रेज और अन्य साम्राज्यवादी तत्व भी यह साबित करने की जोड़ तोड़ में उस वक्त लगे थे कि वे लोग समानता और स्वतंत्रता का दावा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज, भारतीय समाज भी ऐसा है, उसमें जाति भेद आज भी मौजूद है, जो अपने ही देशवासियों को एक बड़े हिस्से को ये अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रेमचंद के कथा साहित्य में अछूत समस्या गरीबी और शोषण से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस अमानवीय प्रथा का वे अपनी पूरी शक्ति से विरोध भी करते थे। और प्रेमाश्रम में चित्रित लखनपुर गांव में सवर्ण जातियों के अलावा चमार, कहार, अहीर, कुर्मी आदि निम्न जाति के लोग भी हैं, परंतु बेगार अक्सर चमारों से ही करवाई जाती है। और प्रेमाश्रम का जो प्रेमशंकर है, बेगार का विरोध वे करते हैं और दलितों को उनके मानव होने के अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा भी वे देते हैं। प्रेमशंकर के हस्तक्षेप के कारण चमारों में जागरण भी आता है, यानी कि प्रेमचंद अपने पात्रों द्वारा दलितों में जागरण लाना चाहते हैं और वे अपनी मजदूरी, प्रेमशंकर के हस्तक्षेप के कारण, जागरण आने के कारण वे अपनी मजदूरी मांगने की जरूरत भी कर बैठते हैं और उनकी मांग के अनुसार तहसीलदार उन्हें मजदूरी नहीं देते, वरना चपरासियों व कौसबेलों के से उन्हें बुरी तरह से पिटवाते हैं। अतः जब निम्न जाति के लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं तब क्या होता है, जमींदार, तहसीलदार एवं सरकारी अमले उन पर अमानवीय अत्याचार करते हैं और उसी का खुलासा करना प्रेमचंद का लक्ष्य था। दिल विमर्श का पहलू प्रेमाश्रम के बलराज के चरित्र में भी हमें देखने को मिलते हैं। और रंगभूमि उपन्यास का नायक जो सूरदास है, वे भी चमार हैं। अन्याय देखकर उससे न रहा जाता था, अनीति उनके लिए असह्य थी। और कर्मभूमि उपन्यास में अछूत जीवन के व्यापक चित्र मिलते हैं। उपन्यास के नायक अमर के माध्यम से प्रेमचंद के धर्म विषयक विचार भी यहाँ व्यक्त होते हैं। यानी कि प्रेमचंद ऐसे कहते हैं, धर्म का काम संसार में मेल और एकता पैदा करना होना चाहिए। यहाँ धर्म ने विभिन्नता और द्वेष पैदा कर दिया है। क्यों खान पान में, रस्म रिवाज में धर्म अपनी टांगे अड़ाता है। मैं चोरी करूं, खून करूं, धोखा दूं, धर्म मुझे अलग नहीं कर सकता। अछूत के हाथ से पानी पी लूं, धर्म झूमंदर हो गया। अच्छा धर्म है, इस धर्म के बाहर किसी से आत्मा का संबंध भी नहीं कर सकते। आत्मा को भी धर्म ने बांध रखा है, प्रेम को भी जकड़ रखा है। यह धर्म नहीं, धर्म का कलंक है। यानी कि हमारी जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें जाति की जो धारणाएं हैं उसके विरुद्ध
उन्होंने आवाज उठाया है यहाँ पर धर्म और जाति में जो ढोंग है उसके विरुद्ध। दलित किसान शोषण और अन्याय की चक्की में कैसे पीसे जा रहे हैं उसका चित्रण भी कर्मभूमि में उन्होंने प्रस्तुत किया है। सामंती व्यवस्था ने आर्थिक सामाजिक विषमता को कायम रखने के लिए धर्म को एक अवजार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसके तर्कश में अछूतों और गरीबों के लिए एक से बढ़कर एक तीर है। जन्मांतरवाद भी ऐसा ही एक तीर है। और लेकिन चौधरी इसका नायक जो पात्र है कर्मभूमि का, चौधरी जन्मांतरवाद को इस जाति भेद के मूल कारण मानने के लिए वे तैयार नहीं है। ये सब मन को समझाने की बातें हैं बेटा, चौधरी कहते हैं, जिसमें गरीबों को अपनी दशा पर संतोष रहे और अमीरों को राग रंग में बाधा न पड़े। अमीरों के राग रंग लोग समझते रहें कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया, आदमी का क्या दोष, पर यह कोई न्याय नहीं कि हमारे बाल बच्चे तक काम में लगे रहें और भरपेट भोजन न मिले और एक एक अफसर को 10-10 हजार की तलब मिले। सभी समान वेतन के हकदार हैं, यही प्रेमचंद दोहराना चाहते हैं। जब दलितों को उपयुक्त वेतन या भोजन नहीं मिलता तो उनसे उनका मानव अधिकार ही छीना जाता है। तब वे इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं और उनकी भी चेतना यहाँ पर प्रस्फुटित होती है। और तीसरे दशक के अंत में जब मंदिर प्रवेश की समस्या गंभीर स्वरूप धारण कर रही थी तो सन 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने नासिक में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन चलाया था। तो कर्मभूमि उपन्यास में इस समस्या को व्यापक ढंग से उठाया गया है। डॉक्टर शांति कुमार सुक्ता, रेणुका देवी, समरकांत, सकीना की बूढ़ी माँ, नैना आदि पात्रों के द्वारा शहर में यह आंदोलन चल रहा है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़कर मरने के लिए तक वे तैयार हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रेमचंद के कथाओं में या कथा साहित्य में दलितों के उत्थान के लिए ऊंचे स्वर हम सुनते हैं और विद्रोही स्वर हैं। दलित दबते हैं, दबाते हैं उन्हें, लेकिन वे विद्रोही स्वर भी हम उनकी कथाओं में पाए जाते हैं। और प्रेमचंद एक सच्चे अर्थ में वे दलित, पीड़ित और शोषितों के वक्ता भी थे। और आज भी उनकी कालजयी रचनाओं द्वारा उनकी ये कोशिश आज भी जारी है, क्योंकि प्रेमचंद कालजयी हैं, उनका कथा साहित्य अमर ही रहेगा। और इसी के साथ मैं अपने चंद शब्द समेटती हूँ और मुझे प्रेमचंद जयंती के शुभ अवसर पर ऐसे एक मौका देने के लिए मैं विशेषया सजीत जी को धन्यवाद अदा करती हूँ। आप सबको धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो दिव्या एमएस, शोधार्थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज, उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित दलित समाज पर अपने प्रबंध प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबको नमस्कार। मैं दिव्या, शोधार्थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम। प्रेमचंद जयंती के इस सिलसिले पर आज की संगोष्ठी में मैं एक पेपर प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मेरा विषय है प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित दलित समाज। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद का पदार्पण एक अभूतपूर्व घटना है। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है कि प्रेमचंद अपने समय के एकमात्र ऐसे साहित्यकार थे जिनके कारण हिंदी साहित्य देश की सीमाएं लांघकर विदेशों तक पहुंचा। और ये सच भी है, क्योंकि प्रेमचंद साहित्य का अनुवाद दुनिया की लगभग हर भाषा में हो। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद ही ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने पहली बार युवा भारतीय समाज में या हिंदू समाज में नरक भोगते दलित को अपनी कहानियों का विषय बनाया। उसकी संपूर्ण यातनाओं के साथ भारतीय समाज में अछूतों और सवर्णों की स्थिति के 2 उदाहरण डॉक्टर अंबेडकर के अपनी पुस्तक इनहिलेशन ऑफ कास्ट में दिया है। प्रेमचंद की कहानियों में
शूद्रों और सवर्णों की सभी प्रकार की मानसिक और सामाजिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। ठाकुर का कुआं उनकी दलित चेतना की सर्वोत्कृष्ट कहानी है। इस कहानी का मूल स्वर यह है कि इंसान होने की हैसियत से जीने के लिए हरिजन को प्रगति प्रदत्त वस्तुओं पर अधिकार नहीं है। स्वच्छ हवा और पानी जिस पर किसी भी व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं है, उसे भी वह अपनी मर्जी से नहीं पा सकता। वसुधा, अछूत भावना या अस्पृश्यता मुख्यतः 3 रूढ़िवादी मान्यताओं पर आधारित है: खान पान संबंधी नियम, शादी का संबंध तथा धार्मिक उत्सव। अछूत के साथ बैठकर भोजन करना तो दूर की बात है, उसके छूने मात्र से सवर्ण हिंदू अपने शरीर को अशुद्ध हुआ मानते हैं। मंदिर प्रवेश तथा धार्मिक उत्सवों में अछूत का सहयोग तो दूर, वह मंदिर में रखी हुई मूर्ति का दर्शन भी नहीं कर सकता। प्रेमचंद ने इन तीनों रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति विद्रोह किया है, जिसका प्रमाण उनकी ठाकुर का कुआं, खास वाली, दूध का दाम, सदगरी, मंदिर, मंत्र तथा बाबा का भोग आदि कहानियां है। प्रेमचंद द्वारा वर्णित हरिजन पात्रों और उनकी समस्याओं को 2 स्तरों पर देख सकते हैं, एक सामाजिक स्तर और दूसरा आर्थिक स्तर। सामाजिक स्तर ये समस्याएं छुआछूत, मंदिर प्रवेश निषेध, वेद पाठ से जुड़ती है। दूसरी ओर आर्थिक स्तर पर खेत मजदूरों की समस्या से। अंबेडकर के महान आंदोलन का प्रभाव प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं में दिखाई देता है। सदगरी कहानी में दलित जनता की हीन भावना, छुआछूत, अमानवीयता और क्रूर व्यवहार को देख सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में दलित नारी पर किए गए अत्याचार को बता रहे हैं। प्रेमचंद की चर्चित कहानी कभन दलित लोगों की यथार्थ चित्रण है। इसमें मानवता खोकर मनुष्य पशु तुल्य व्यवहार करता है। साथ ही धर्म के आड़े दबे हुए अंधविश्वास और दलितों की गरीबी को व्यक्त करते हैं। आर्थिक विषमता भी दलित वर्ग की दीन स्थिति का एक पहलू है। शिक्षा के अभाव के कारण भी शोषित हो चुकी है। देहाती समाज की बदहाली और दलितों की दुर्दशा का बहुत से जीवन चित्र व्यक्त किए हैं। दलित वर्ग सदैव से संघर्षशील समाज का एक अंग बन गया है। आज भी ये संघर्ष वही तरीके में है। आजकल दलित साहित्य वैश्वीकरण का परिणाम माना जाता है। दलित समाज का दर्पण है दलित साहित्य, इसलिए दलित साहित्य दलितों में जागृति लाने का एक सशक्त रूप धारण किया है। शिक्षा, संघर्ष, संगठन के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए आजकल दलित समाज आगे की ओर है। वे स्वयं जागृत होकर अपने जीवन की जिम्मेदारी अच्छे ढंग से की है। धन्यवाद। इतना कहकर मैं यहाँ से विदा लेती हूँ। तहे दिल से सबको मेरी ओर से एक बार भी धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्ते मित्रों, अब हमारा दूसरा सत्र यहाँ पर शुरू हो रहा है। दूसरा सत्र के मुख्य वक्ता हैं गोकुल क्षीरसागर जी, जो पुणे के अहमदनगर के शेवगांव के बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, न्यू आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। वो दूसरे सत्र के संचालन के लिए मैं सुजिता को आमंत्रित करता हूँ। सुजिता। धन्यवाद सर। दूसरा सत्र यहाँ आरंभ हो रहा है। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर गोकुल क्षीरसागर, नई कला, वाणिज्य और विज्ञान कॉलेज, शेवगांव, अहमदनगर, पुणे, प्रेमचंद की कहानियों का फिल्मांकन विषय पर मुख्य भाषण के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ। पहले पेपर आरंभ होने दीजिए, बाद में मैं बताऊं। ठीक है जी। ठीक है, तो सुजिता इस सेशन के प्रवक्ता वाचकों को बुला लीजिए।
करने वालों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग 5 मिनट में ही सही आपका परिचय प्रस्तुत करें तो अच्छा रहेगा। मैम सुजिता एल, शोधकर्ता, शोधार्थी, हिंदी विभाग, एमजी कॉलेज तिरुवनंतपुरम। आज मैं यहाँ सामाजिक चेतना के चिदेरे मुंशी प्रेमचंद शीर्षक पर एक प्रपत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज तो सभी तरह के मनुष्यों का प्रतिध्वनि होता है। काल विशेष में समाज में सुधार के लिए किए गए प्रयास ही सामाजिक चेतना के अंतर्गत आते हैं। यह सामाजिक चेतना तो प्रेमचंद की रचनाओं में स्वतः चित्रित है। हिंदी साहित्य लेखक प्रेमचंद 20वीं सदी के पूर्वार्ध के लेखक थे और उन्हें गुजरते हुए जमाना हो गया। वह आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्राप्त है। प्रेमचंद और उनका लेखन कार्य 20वीं सदी में 1901 से शुरू हुआ। यह काल राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उथल पुथल का था। उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का गहरा चित्रण प्रेमचंद की रचनाओं में आधार बन गया है। प्रेमचंद के काल में समाज सुधार का आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा था। उस समय का बनारस पंडे पुरोहितों का नगर था, सुस्त, काहिल और विचार शून्य व्यक्तियों से भरा था। प्रेमचंद इस विचार शून्यता को गहराई से समझते थे और यही उनके साहित्य रचनाओं पर प्रतिबिंबित है। किसान, मजदूर, उत्पीड़ित स्त्रियां और दलित अछूत उनकी कहानियों और उपन्यासों में पहले स्थान में है। उनका रचना शैली को देखते ही पाठकों को समझते देर नहीं लगती कि लेखक किनके पक्ष में खड़ा है। हिंदी में सामाजिक उपन्यासों का प्रारंभ मुंशी प्रेमचंद से होता है। इनके उपन्यासों में करुणा और व्यंग्य का प्रसार, पात्रों का सामाजिक रूप, समाज का आधार परिवार, मानवतावादी दृष्टिकोण, सामाजिकता को महत्व दिया गया है। प्रेमचंद जी के उपन्यास साहित्य में अनेक सामाजिक समस्याओं को देखने के लिए मिलेगा। इसमें विधवा समस्या को प्रतिज्ञा उपन्यास में, मध्य वर्ग की दुर्बलता एवं वेश्या समस्या को सेवा सदन उपन्यास में, किसानों का शोषण तथा नए आदर्श के आलोक में तत्कालीन राजनीतिक चर्चा प्रेमाश्रम में, राजनीतिक आंदोलनों एवं आदर्शों की चर्चा वरदान में, दहेज व अनमोल विवाह के समस्या पर आधारित नारी जीवन की व्यथा का चित्रण निर्मला में, जीवन के प्रत्येक पहलू का चित्रण रंगभूमि उपन्यास में, मध्यवर्गीय मिथ्या दर्प की व्यापक चर्चा कायाकल्प में किया गया है और निम्न मध्य वर्ग की आर्थिक समस्या का चित्रण गबन में, किसान और अछूत समस्या को सुलझाने में तत्पर कर्मभूमि, भारतीय किसानों की धीरतापूर्ण जीवन का चित्रण गोदान में एवं अपने अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र में साहित्य साधना के कष्टों को उन्होंने उजागर किया है। कहानी साहित्य में भी उन्होंने सामाजिक समस्याओं को महत्वपूर्ण ढंग से चित्रित किया है। प्रेमचंद ने साहित्यिकों को कल्पना के आधार से यथार्थ धरातल पर लाकर यह संदेश दिया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज का जैसा रूप देखना है उसके लिए सामाजिक चेतना भी वैसी ही लानी होगी। सामाजिक चेतना का विशद दर्शन प्रेमचंद ने अति सजीव रूप से अपने साहित्य में किया है। अपने लेखन कार्य पर तत्कालीन समाज का सजीव चित्रण करके समाज को एक दिशा प्रदान की है। समस्याएं देश काल व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन उसका मूल अर्थ हर समय समाज में विद्यमान रहता है। उससे जूझने की सामर्थ्य व साधन परिवर्तित हो जाते हैं। मानवीय मूल्यों के वाहक के रूप में प्रेमचंद भारतीय समाज के सबसे सफल चितेरे हैं। मानवता का व्यापक संदेश एवं युग का सजीव चित्रण उनके साहित्य की खासियत है। इसलिए सामाजिक चेतना के चितेरे में मुंशी प्रेमचंद अमर रहेगा। इतना कहकर मैं अपना प्रपत्र यहाँ समाप्त कर रही हूँ। सबको धन्यवाद।
प्रस्तुतिकरण के लिए हिंदी विभाग एमजी कॉलेज तिरुवनंतपुरम से शोधार्थी श्रीमती रम्या एमएस को बुला रही हूं। उनका विषय है प्रेमचंद के उपन्यास में भारतीय समाज। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय समाज। कथाकार प्रेमचंद की रचनाओं को हम आज भी पढ़ रहे हैं, याद कर रही हैं। इसका कारण जरूर उनकी रचनाओं की अच्छी कीर्ति और प्रासंगिकता है। उन्होंने तिलस्मी अय्यारी में बंधे हुए हिंदी उपन्यास को यथार्थ की पृष्ठभूमि में लाकर खड़ा किया है। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी। अपने महान उपन्यासों के कारण वे उपन्यास साम्राज्य की उपाधि के अधिकारी सिद्ध हुए। प्रेमचंद के उपन्यास कृषक समस्या, राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित है। उनकी दृष्टि में साहित्य और राजनीति को अलग नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं है, उसके आगे चलने वाली मशाल है। वह उस विद्रोह का नाम है जो मनुष्य के हृदय में अन्याय, अनीति और कुरीति से उत्पन्न होता है। सेवा सदन से मंगलसूत्र तक के सफर में पूर्ण रूप से तत्कालीन भारतीय समाज उभर कर हमारे सामने आते हैं। सेवा सदन का रचना काल पूंजीवादी व्यवस्था के चरम विकास का काल था। इसमें प्रेमचंद जी ने नारी मुक्ति की समस्या को प्रस्तुत किया है। इस समस्या को रामविलास शर्मा ने नारी पराधीनता से जोड़ा है। पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी आर्थिक रूप से कमजोर है। उपन्यास की नायिका सुमन के लिए एक वेश्या भी उससे स्वतंत्र है। आर्थिक परतंत्रता ही नारी की परतंत्रता का जिम्मेदार है। 1921 में प्रकाशित प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। इस उपन्यास के रचना काल से पूर्व रूस में क्रांति हो चुकी थी। किसानों और मजदूरों की सत्ता का सपना साकार हो चुका था, लेकिन भारतीय समाज में किसानों की दशा दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। इसमें एक तरफ भारतीय सामंतवादी अभिजात वर्ग और अंग्रेजी शासक है, तो दूसरी तरफ लखनपुर के किसान है। सुखू महतो किसान है, मनोहर मध्यम किसान है, लेकिन सभी किसानों के ऊपर जमींदार खड़ा है। भारत के किसान वर्ग असंगठित थे, जमींदार वर्ग इसका फायदा उड़ाते थे। उपन्यास में मालगुजरी, बेदखली, बेगारी आदि समस्याओं का उल्लेख भी किया है। रंगभूमि उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। यह असहयोग आंदोलन के दौरान लिखा गया है। इसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजीपतियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खोखलेपन आदि को चित्रित किया गया है। यह उपन्यास ब्रिटिश साम्राज्य एवं पूंजीपति सभ्यता के विरोध में लिखा गया है। इस सभ्यता में जिन शहरों का विकास हुआ है, उनमें भी अमीरों गरीबों के रहन सहन में काफी अंतर है। कायाकल्प उपन्यास में सामंती विलासिता और शोषण को प्रस्तुत किया है। उपन्यास के दो वर्ग है, एक तरफ जागीरदार और रानियां, दूसरी तरफ किसान। इसमें प्रेमचंद ने ब्रिटिश भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया है, साथ ही मध्य वर्ग के चरित्रों का पर्दाफाश किया है। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला प्रेमचंद का यथार्थवादी उपन्यास है निर्मला। पुरुष सत्तात्मक समाज के कारण ही नायिका निर्मला अनमेल विवाह करने के लिए विवश होती है। प्रेमचंद को भारतीय समाज की गहरी समझ थी। मध्य वर्ग भी उनसे अछूता नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि आमदनी अधिक न होने पर भी यह वर्ग दिखावे के लिए खर्च करता है और अनेक विपत्तियों में फंस जाता है। इस प्रकार मध्यवर्गीय समाज की दुर्बलताओं को चित्रित करने वाला उपन्यास है गबन। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के सेनानियों के प्रति
ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों का अंकन भी किया है। कर्मभूमि में अछूतों का उद्धार, हरिजन समस्या, महंतों का आडंबर, भोगल इच्छा, अंधविश्वास, शोषण, शहरी और ग्रामीण जीवन के यथार्थ को चित्रित किया है। प्रेमचंद की सर्वोत्कृष्ट उपन्यास गोदान को तत्कालीन ग्रामीण जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसमें 20वीं शताब्दी के 14 दशक के बीच के भारतीय समाज का सजीव चित्र है। महाजनी शोषण का डरावना यथार्थ रूप दिखाकर प्रेमचंद ने यह साबित किया है कि अंग्रेजी राज के अलावा देशी शोषक भी किसानों का दुश्मन है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रेमचंद जी के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण हम देख सकते हैं। उनके पात्र वैयक्तिक न होकर समाज के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। प्रेमचंद जी की गणना विश्व के महान साहित्यकारों से की जाती है। ऐसे महान साहित्यकार को प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी इस सत्र का, इस दूसरे सत्र का मुख्य वक्ता डॉक्टर गोकुल क्षीरसागर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। क्षीरसागर जी जैसे अध्यापन के क्षेत्र से भी जो अध्यापक भी हैं, एक सबल अध्यापक हैं और साथ साथ साहित्यकार, लेखक भी हैं, और इसके अलावा वो फिल्मी दुनिया से भी उनका संबंध है, वो एक निर्देशक भी हैं। और सर आपका सादर आमंत्रित करता हूँ, आप अपना वक्तव्य से हमें लाभान्वित बनाए। धन्यवाद सजीत सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या सर? हाँ, ठीक से आ रही है सर। जी, एक मिनट। इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ सर। ठीक है जी। बाकी शोधार्थियों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपना पर्चा प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार रहिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। सबको नमस्कार। आज श्री नारायण कॉलेज शिवगिरी द्वारा आयोजित इस प्रेमचंद सालगिरह के उपलक्ष्य में प्रेमचंद जयंती समारोह, इसके अंतर्गत आज मैं बात करने वाला हूं प्रेमचंद जी के कहानी साहित्य के फिल्मांकन को लेकर। वैसे सिनेमा पर बात करना कठिन कार्य होता है। उसकी वजह यह है कि सिनेमा पर बात करना कठिन इसलिए है क्योंकि ऐसे कहा, क्रिश्चियन मेट्स का एक कथन है, वे कहते हैं फिल्म इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। दुनिया का कोई भी दर्शक दुनिया की किसी भी भाषा में बनी हुई फिल्म देखकर वो फिल्म समझ सकता है, बहुत आसानी से समझ सकता है, क्योंकि सिनेमा की भाषा चित्रों की भाषा होती है, भाव भावनाओं की भाषा होती है। तो उन भाव भावनाओं को देखकर, चित्रों को देखकर, भाषा भले ही समझ में न आए, हम उस फिल्म को जानते हैं, समझते हैं। इसलिए इस फिल्म पर, इस ऑडियो विजुअल माध्यम पर बात करना कठिन कार्य है। फिर भी प्रेमचंद जी के साहित्य पर बनी हुई, विशेष रूप से कहानी साहित्य पर बनी हुई फिल्मों पर आज मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। वैसे इस विषय पर बोलने से पहले हमें समझना होगा कि साहित्य की भाषा जिस प्रकार से शब्द की भाषा होती है, ठीक उसी प्रकार सिनेमा की भाषा चित्र की भाषा होती है, क्योंकि सिनेमा चित्र के माध्यम से बोलता है। सिनेमा का व्याकरण चित्र और ध्वनि के माध्यम से निर्मित होता है। हम सभी को पता है 1913 में हमारे यहाँ, हमारे देश में फिल्म का आरंभ हुआ। राजा हरिश्चंद्र से पहली फिल्म बनी और 1931 में आलम आरा नामक फिल्म बनकर सिनेमा में ऑडियो विजुअल मतलब ध्वनि का आगमन हुआ। 1913 से लेकर 1931 तक की जो फिल्में थी वो मूक फिल्में थी
और 1931 के बाद टॉकी मतलब सवा फिल्में शुरू हुई। अब ये साहित्य पर फिल्मांतरण जब किया जाता है, साहित्य के फिल्मांतरण से तात्पर्य ये है जब किसी सिनेमा की कथा स्टोरी जब साहित्य पर आधारित होती है या किसी साहित्य कृति पर जब फिल्म बनाई जाती है उसको साहित्य का फिल्मांतरण हम बोलते हैं। अब ये समझना होगा हमें, साहित्य और सिनेमा दोनों अलग अलग विधाएं हैं। ये बात अलग है कि इस आधुनिक कला में, सिनेमा में दुनिया की सभी कलाओं का अंतर्भाव किया जाता है। फिर भी हमें ये समझना होगा साहित्य और सिनेमा, जब साहित्य पर कोई फिल्म बनती है तो वो साहित्य साहित्य नहीं रहता बल्कि वो फिल्म कृति बनती है। ये इसलिए ये दोनों विधाएं स्वतंत्र है, दोनों विधाओं की अपनी अपनी सीमाएं हैं और इन दोनों विधाओं की अपनी अपनी क्षमताएं भी हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से हमें ये देखना होगा। अब साहित्य पर जब कोई फिल्म बनती है तो उस पर बहुत सारे सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ विवाद भी बहुत सारे उपस्थित होते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह उपस्थित करने वाला होता है साहित्य का, जिसके साहित्य पर वो फिल्म बनती है। उसकी वजह यह होती है कि साहित्य को जैसे के वैसे फिल्म में अंतरित करना संभव नहीं होता है, न तो वांछनीय होता है, क्योंकि साहित्य शब्दों के माध्यम से निर्मित होता है। साहित्य के निर्माण के लिए सिर्फ कागज, कलम और लेखक की प्रतिभा चाहिए, मगर फिल्म एक कला होने के साथ साथ एक विज्ञान भी है और एक महत्वपूर्ण व्यवसाय भी है। बगैर पैसों की फिल्म नहीं बनती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में साहित्य पर जब फिल्म बनती है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बगैर परिवर्तन के फिल्म बनाई नहीं जा सकती और बनानी भी नहीं चाहिए। साहित्य कृतियों के बीच के बिटवीन द लाइन से हम कहते हैं, उसकी व्याख्या करने का कार्य कोई निर्देशक इस अपनी फिल्म कृति के माध्यम से करता है। तो साहित्य और सिनेमा के जो संबंध है वो जितने परस्पर पूरक रहे हैं उतने ही विवादास्पद भी रहे हैं। ये बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था, मगर बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन भी किया। दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्में, उसका हम जायका लें तो हमें पता चलता है कि उनमें से अधिकतम फिल्में साहित्य पर बनी हुई, क्योंकि साहित्य के दोहन के माध्यम से उत्कृष्ट फिल्म बनाई जा सकती है, मगर उसके लिए आवश्यकता होती है निर्देशक की उस सृजनशील सोच की। गुलजार ने इस बारे में बहुत अच्छी बात कही है। वे कहते हैं कि साहित्य और सिनेमा का संबंध एक अच्छे अथवा बुरे पड़ोसी, मित्र या संबंधी की तरह एक दूसरे पर निर्भर है। यह कहना जायज होगा कि दोनों में प्रेम के संबंध है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद जी ने जो बात कही, प्रेमचंद जी के साहित्य, अधिकतम साहित्य कृतियों पर इनके फिल्में बनी है। प्रेमचंद की साहित्य कृतियों में से उनकी जो उपन्यास, अब इसमें से बहुत सारे फॉर्म में प्रेमचंद को पर्दे पर लेके गए। सिनेमा की शॉर्ट फिल्म, सिनेमा की टेलीस्कोप या टीवी सीरियल, धारावाहिक जिसे हम कहते हैं, और फिल्म, ऐसी तीनों विधाओं में प्रेमचंद की साहित्य कृतियों का फिल्मांतरण हुआ है। प्रेमचंद की साहित्य कौन कौन सी साहित्य कृतियों का फिल्मांकन हुआ है, तो उसमें से प्रमुख है उनकी गोदान पर एक धारावाहिक बनी है, गुलजार जी ने बनाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला पर भी एक धारावाहिक बनी थी, और प्रेमचंद के उपन्यास ये कहानियों पर भी गुलजार जी ने कुछ टेलीफिल्में बनाई थी। उसमें से सवाशे गेहूं है, उसकी रात है, बूढ़ी काकी है, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, ज्योति और हज अकबर। अब गुलजार जी ने ये कार्य किया था। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के फिल्मांतरण की जब हम बात करते हैं, हिंदी साहित्य का फिल्मांतरण कब आरंभ हुआ, तो सबसे पहले साहित्यकार है प्रेमचंद, जिनकी साहित्य कृतियों को फिल्मांतरित किया। प्रेमचंद जी की कहानी द मील, मजदूर, इस कहानी पर दुनिया की ये हिंदी की पहली फिल्मांतरित फिल्म बनी है जो साहित्य पर आधारित थी। द मील के बाद सेवा सदन है। सेवा सदन पर 1934 ईस्वी में नानूभाई वकील ने उसी शीर्षक से फिल्म बनाई थी, सेवा सदन। फिर रंगभूमि 1946 में उसी शीर्षक से भावनानी प्रोडक्शन के अंतर्गत फिल्म बनी थी।
तीसरी फिल्म थी हीरा मोती, जो प्रेमचंद की कहानी पर श्री कृष्ण चोपड़ा ने 1959 ईस्वी में बनाई थी। अगली फिल्म है गोदान, जो त्रिलोक जेटली ने 1963 ईस्वी में बनाई थी। इसके उपरांत शतरंज के खिलाड़ी 1977 ईस्वी में सत्यजीत राय ने बनाई थी। इसके उपरांत सदगति पर 1981 में सत्यजीत राय ने ही फिल्म बनाई थी। और इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के विभिन्न भाषाओं में प्रेमचंद जी को फिल्मांतरित किया है, चाहे वो तमिल है, तेलुगु है। मृणाल सेन ने एक तमिल में ओक्का ओरी कथा नाम से कफन पर एक फिल्म बनाई है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्म कृतियां हैं जो प्रेमचंद जी के साहित्य पर बनी हुई है। मगर हम कुछ चुनिंदा यहाँ पर कहानियों की मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से फिल्मांतरण प्रेमचंद जी को फिल्म में अंतरित किया है या प्रेमचंद जी के साहित्य पर फिल्में बनी। अब ये फिल्मांतरण को जानने से पहले संक्षिप्त में आपके सामने मैं ये सिनेमा की जो निर्माण प्रक्रिया होती है या फिल्मांतरण की जो प्रक्रिया होती है आपके सम्मुख रखी है। अब फिल्म कोई भी बनती है तो वो उसके लिए कोई निर्माता चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए। वो प्रोड्यूसर के माध्यम से ही वो फिल्म कृति बन पाती है। तो इस प्रकार उस फिल्म को बनाने के लिए उस कथा का चयन किया जाता है, उस पर पटकथा लिखी जाती है। पटकथा होने के बाद बहुत सारे उसके लिए इकोनॉमिकल आर्थिक स्रोत देखे जाते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बगैर फिल्म बन नहीं सकती है। विभिन्न लोगों को कास्ट एंड क्रू की नियुक्तियां की जाती है, फिर विभिन्न सूचियां बनाकर उसका शेड्यूल बनाया जाता है। दूसरा चरण फिल्म को बनाने का, फिल्मांतरण का होता है निर्माण का चरण, जिसे हम प्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। इस प्रोडक्शन स्टेज के अंतर्गत फिल्म निर्देशक अपने निर्देश के अनुसार सिनेमेटोग्राफर, वो आर्ट डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर या आपके पूरा कास्ट क्रू या आपके अभिनेता, इन सब को लेकर फिल्म का छायांकन कर लेता है और फिल्म जाती है निर्माणोत्तर चरण में, जहां पर उस पर संस्कार किए जाते हैं। मतलब इस पोस्ट प्रोडक्शन की स्टेज में, तीसरी अवस्था में, उस फिल्म को जो ओके शॉट्स है, जो नॉट ओके शॉट्स है, उनको अलग करके ओके शॉट्स को एक साथ रखकर उसको विशिष्ट क्रम से जोड़ा जाता है। उसमें ध्वनि संगीत को जोड़ा जाता है। सिनेमा में ध्वनि होती नहीं है। संपादक के टेबल पर आने के बाद वहां पर ध्वनि को उसके साथ जोड़ दिया जाता है, चित्रों के साथ, फिर स्पेशल दिए जाते हैं और फाइनल कृति। अब भी बहुत सारी जब आपत्तियां कि कोई धार्मिक विद्वेष न हो, उसमें कोई जातिगत विद्वेष न हो, इस वजह से सब चीजें देखकर सेंसर बोर्ड उसको सेंसर देते हैं। बहुत सारी फिल्म कृतियां ऐसी होती हैं जिन पर विवाद का प्रश्न जब उठाया जाता है, जिसमें विवाद की संभावनाएं होती है, तो सेंसर बोर्ड उसको मना कर देता है। तो इस प्रकार कोई साहित्य कृति फिल्म के पर्दे पर पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अब ये प्रेमचंद की जो साहित्य कृतियां फिल्मांतरित की गई है, उसमें एक महत्वपूर्ण कृति है शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद जी की मेरी स्क्रीन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही क्या सर? जी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है? शेयर हुआ है, दिखाई दे रहा है वो। अच्छा, विंडोज वो पूरा स्क्रीन नहीं, वो उसमें आपका अरे लैपटॉप का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एक मिनट, मैं वो आपको दिखाना चाहता था। बोले आप ग्रुप में देख लीजिए, उसमें मैंने भेजा है, क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप में देख लीजिए। एक मिनट।
अब दिख रहा था क्या? नहीं सर। गोकुल सर दिखाई भी दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। नहीं, वो स्क्रीन में दिखाना चाहता था आपको। अच्छा, पीछे स्क्रीन नहीं दिख रही है, सही बात। प्रेजेंटेशन आपको नहीं दिख रहा है? प्रेजेंटेशन नहीं है जी, आप आराम से कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, टाइम है हमारे पास। प्रेजेंटेशन है हमारे लिए बहुत लाभकारी भी है, बहुत जानकारी देने वाली चीज है ना। जैसे सभी लोग इस विषय पर वक्तव्य नहीं दे पाएंगे। आप तो इसी फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए प्रेमचंद की जो फिल्मांकन पर आपका वक्तव्य बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब दिखाई दे रहे सर, अब आ गए सर जी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था प्रेमचंद की जो साहित्य कृतियां फिल्मांतरित हुई हैं, उनमें से पहली एक महत्वपूर्ण। गोकुल जी एक मिनट, आवाज आ रही है ना? एक एको हो रही है, दोनों में से एक का ऑडियो आउट कट कीजिए, ऑडियो आउट कीजिए एक का प्रेजेंटेशन लीजिए मोबाइल वो लैपटॉप पर। हेलो, अब सुनाई दे रहा है? लेकिन एको है बैकग्राउंड में, ऑडियो आउट कट कीजिए। हेलो हेलो, ठीक है, ओके। शतरंज के खिलाड़ी, ये जो फिल्म है सत्यजीत राय ने बनाई थी। प्रेमचंद की ये जो कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, इस पर सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई थी और ये फिल्म इतनी बेहतरीन बनी थी कि देश विदेश में इसका प्रदर्शन हुआ था। तो इसके अंतर्गत सत्यजीत रे की ये पहली फिल्म थी जो हिंदी साहित्य कृतियों पर बनी थी और विशेष रूप से प्रेमचंद के कहानी पर बनी थी। अब ये 1856 के दौर की कथा है। प्रेमचंद जी ने जो शतरंज के खिलाड़ी लिखी है वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के उस समय की ये कथा है। तो उस कथा को फिल्मांतरित करने के लिए सत्यजीत राय ने उस समय को यहाँ पर उद्घाटित किया है। एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी साहित्य कृति को जो फिल्मांतरित किया जाता है तो सिर्फ वो शब्दों का अंतरण नहीं होता है, वो कथा का पटकथा में रूपांतरण मात्र नहीं होता है। तो उस कथा की जो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक पूरे परिवेश को फिल्म निर्देशक उद्घाटित करता है। सत्यजीत राय ने इस फिल्म कृति को शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया है। अब इस चित्र में आपने देखा होगा, शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी का पुस्तक का एक चित्र मैंने दिया है, बीच में दूसरा चित्र है द चेस प्लेयर नाम से, क्योंकि यूनिवर्सल भारत के बाहर भी इसको रिलीज किया गया था और बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा था। भारत के बाहर के भी कुछ रिचर्ड एटनबरो ने इसमें काम किया था। इसमें बहुत सारे बाहर के कलाकार भी थे, विदेशी कलाकार भी थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया था संजीव कुमार और सईद जाफरी ने। संजीव कुमार ने मिर्जा सज्जाद अली का और सईद जाफरी ने मीर रोशन अली का रोल निभाया था। वाजिद अली शाह का रोल निभाया था अमजद खान ने। तो इन एक साहित्य कृति पर एक बेहतरीन फिल्म कृति कैसे बन सकती है, कैसे बनाई जाती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये शतरंज के खिलाड़ी है फिल्म। आप तीसरे चित्र में देखेंगे, उसमें वो 3 चित्र है। उस चित्र के अंतर्गत ऊपर वाला जो चित्र है, इस ऊपर वाले चित्र में
मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दोनों चेस खेल रहे हैं। ये वो दौर था जिस दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता सभी राजाओं को अपने उनके संस्थानों को खालसा कर रही थी। और उसी दौर में मतलब ये वाजिद अली शाह और ये जो मीर रोशन अली शाह है चेस खेलने में इतने व्यस्त है कि उनको वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। उसका चित्रण, उसका नतीजा ये होता है, ये जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं उसमें शतरंज को दिखाया है और शतरंज के बीच में इन कैरेक्टर्स को दिखाया है। देखिए, फिल्म का पोस्टर हो, फिल्म का लोगो हो, फिल्म की फ्रेम में दिखने वाली कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। एक फिल्म में टर्म होती है मिज़ांसेन, मतलब सिनेमा का दृश्य योजना। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं, तीसरे चित्र में एक घोड़ा दिखाया है, बीच में ये राजा है और तीसरा ये हाथी है। घोड़े पे सवार राजा और पीछे बैठे हुए ये जो दो सामंत है, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। और राजा ने अपनी पगड़ी निकालकर उस जनरल जेम्स आउटरेम के सामने रखी हुई है। देखो, उनको पगड़ी उतार कर दे रहे हैं, मतलब वो संस्थान राजा किसी काम के नहीं रहे, उनकी पगड़ी अब उछाली जा रही है। तो इस प्रकार ये घोड़ा पूरा राज्य किस प्रकार से चला रहा है। अब ये चेकमेट का खेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस राजा का जो चेकमेट, जो शतरंज की भाषा है चेकमेट की, उस भाषा में ये पीछे खड़ा हुआ हाथी कुछ नहीं, सिर झुकाए हुए दोनों उसके वो जो सरंजामदार है वो दिखाई दे रहे हैं, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। और ये जो राजा है वो राजा अपनी पगड़ी निकाल कर हाथ में लेकर उस रिचर्ड एटनबरो के सामने पकड़ रहे हैं। सिनेमा में उनका नाम है जनरल जेम्स आउटरेम। तो इस प्रकार साहित्य कृति को फिल्म में अंतरित करने के लिए ऐसी फिल्म कृतियां हमें देखनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हम लोगों को ऐसी रजनीगंधा जैसी फिल्म हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी हिंदी साहित्य कृतियों का उत्कृष्ट फिल्मांतरण हुआ है। सिनेमा कला इतनी अच्छी है, सिनेमा आज का बहुत महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम है। तो साहित्य कृति के प्रचार प्रसार के लिए ऐसी साहित्य कृतियों को हमें देखना चाहिए और लोगों को भी दिखाना चाहिए। एक दूसरी फिल्म प्रेमचंद के साहित्य पर बनी हुई है। अब प्रत्यक्ष रूप से कभी ये बात कर पाते हम तो इसकी कुछ क्लिप्स भी मैं दिखा पाता, मगर अभी ऑनलाइन क्लिप्स ऑडियो की बहुत सारी समस्याएं होती है, इसलिए जानबूझकर मैंने इसको नहीं रखा। दूसरी कथा है दो बैलों की कथा। प्रेमचंद की कहानी पर फिल्म बनी थी जिसका नाम था हीरा मोती। अब ये 1959 में बनी हुई फिल्म थी और श्री कृष्ण चोपड़ा इसके डायरेक्टर थे। बहुत उत्कृष्ट फिल्मांकन किया है। अब इस फिल्म में आप देख रहे हैं शोभा खोटे है और ये तत्कालीन बलराज साहनी इस फिल्म के नायक है जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये मूलचंद है। तो इस प्रकार बलराज साहनी, शोभा खोटे इन कलाकारों को लेकर श्री कृष्ण चोपड़ा ने बहुत उत्कृष्ट फिल्म बनाई है। आप कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी की जैसे कि वैसे बातें सिनेमा में भी अंतरित है। इसी प्रकार एक ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म है गोदान, वो भी हमें देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि साहित्य को उत्कृष्ट रूप से फिल्मांतरित करने के लिए सिर्फ उसको शब्दों को जैसे के वैसे उठाकर हम सिनेमा में डालेंगे तो वो सिनेमा नहीं होगा, उसका ऑडियो बुक होगा। आजकल बाजार में बहुत सारे ऑडियो बुक उपलब्ध है। दो बैलों की कथा आप ऑडियो बुक से सुनेंगे तो फिर वो फिल्म कृति नहीं है, याद रखिए। सिनेमा स्वतंत्र विधा है, सिनेमा की अपनी खुद की भाषा है। तो बहुत सारी साहित्य कृति की बातें सिनेमा सिर्फ शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं करता, ये समझ लीजिए आप। बहुत सारी साहित्य की भावनाओं को, विचारों को सिनेमा कैमरा एंगल्स के माध्यम से दिखाता है। बहुत बार उसकी बातों को, साहित्य कृति की किसी भावना को वो लाइट के माध्यम से दिखाता है, ऑडियो के माध्यम से दिखाता है, स्पेशल इफेक्ट्स के माध्यम से दिखाता है, संपादन की अलग अलग पद्धति से वो दिखाता है।
तो सिनेमैटिक लैंग्वेज के माध्यम से, सिनेमाई भाषा के माध्यम से प्रेमचंद जी को साहित्य कृति, प्रेमचंद जी की दो बेलों की कथा को हीरा मोती के रूप में फिल्मांकन उसका किया है, ये आपको दिखनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण फिल्म है, अब ये हालांकि फिल्म नहीं है, इसको टेलीफिल्म या शॉर्ट फिल्म आज की भाषा में कहा जा सकता है। फीचर फिल्म की व्याख्या होती है 80 मिनट से ज्यादा जो फीचर फिल्म होती है उसको फिल्म कृति या फीचर फिल्म कहा जाता है, जो जिसकी लंबाई 80 मिनट से ज्यादा है। मगर ये सदगति जो फिल्म बनी थी 52 मिनट की बनी थी और दूरदर्शन के लिए बनाई गई थी। अब सदगति पर अभी सुबह से मैं सुन रहा हूँ, सभी वक्ता, पेपर प्रस्तोता इस पर बात कर रहे हैं, उसकी कथा पर मैं बात नहीं करूंगा। इसमें इतना बेहतरीन पद्धति से मैं एक चित्र आपको दिखाता हूं। ये देखिए, फिल्म का एक शॉट है जिसमें दुखी मतलब ओमपुरी यहां से पंडित के घर आ रहा है। पंडित के घर जाते समय बीच में ये रावण का पुतला यहाँ पर देख रहे हैं आप, और उसके परिप्रेक्ष्य में ये दुखी जो है ये यहाँ से आ रहा है, और एक स्क्रीनशॉट जानबूझकर मैंने वहां पर रखा है, तुरंत ये इनका शॉट्स आता है। मतलब ये पंडित जी का रोल मोहन आगाशे जी ने किया था, ये दुखी है, ये पंडित जी है। अब इस दृश्य के तुरंत बाद इस पंडित जी को दिखाया जाता है। तो क्या इन दो चित्रों में समानता हो सकती है? इस पुतले में, ये रावण का पुतला है, यहाँ पर ये रावण की मूर्ति है और ये यहाँ पर पंडित जी है, तो दोनों में कुछ साम्य है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए देखिए, सिनेमा की जो भाषा होती है वो कैमरे की भाषा होती है, सिनेमैटिक भाषा होती है। तो इसमें आप सिनेमा की कोई भी एक फ्रेम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद जी के साहित्य कृति की बीच की बात, मतलब साहित्यकारों के साहित्य कृति का इंटरप्रिटेशन फिल्मकार अपनी फिल्म कृति के माध्यम से करता है। इसका मतलब यह नहीं, मैंने कह रहा हूं कि जो साहित्य पर बनने वाली सभी फिल्में अच्छी होती है, मगर जो फिल्में अच्छी होती है उसकी वजह यह होती है कि वो उसका आम भाषा में किया हुआ फिल्मांतरण नहीं होता। तो उसका, एक मिनट ना, तो वो उसका साहित्य के माध्यम से किया हुआ फिल्मांतरण होता है। तो सदगति को आधार बनाकर 1981 में सत्यजीत राय ने ये फिल्म बनी थी, ये फिल्म बनाई थी। हम सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। अब विशेष इसमें एक गौर करने लायक बात यह है कि सत्यजीत राय जी ने इस फिल्म का, या अपनी बहुत सारी फिल्मों का सत्यजीत राय ने खुद उसका म्यूजिक या निर्देशन के साथ साथ संगीत उसका जो है सत्यजीत राय जी ने दिया है। इसमें ओमपुरी, स्मिता पाटिल, मोहन आगाशे, गीता सिद्धार्थ और ऋचा मिश्रा, इन लोगों ने महत्वपूर्ण रोल किया था। ओमपुरी दुखिया के रूप में, स्मिता पाटिल ने उसकी पत्नी का, मोहन आगाशे ने पंडित जी का, गीता सिद्धार्थ ने उनकी पत्नी का रोल किया था। तो ये साहित्य कृति पर बनने वाली उत्कृष्ट फिल्मों के अंतर्गत आने वाली एक और साहित्य कृति है जो सिनेमैटिक लैंग्वेज। इसमें एक दृश्य है, कहानी में आप देखेंगे। सर मेरी आवाज फिर से हो रही है क्या? नहीं, ठीक है सर, नहीं ठीक से आ रही। तो इसमें एक दृश्य है, उस दृश्य के अंतर्गत कहानी में जब दुखी चमार पंडित जी के पास साहित्य निकालने के लिए जाता है और पंडित जी उसको बोलते हैं कि तुम्हें वो लकड़ियां चीरने का काम देता है, उनको लकड़ियां चीर दो और उसके बाद साहित्य का देखेंगे। अब ये भूखा दुखी जो है
वहां पर लकड़ियां चीरते चीरते मर जाता है। ये इस प्रकार की कथा है। तो उसमें एक दृश्य है जब वो दुखी को वो पंडित जी बोलते हैं कि आप जाओ लकड़ियां तोड़ने का काम करो। वो दुखी जब मौखिक रूप से तो कुछ मना नहीं करता, मगर मत बोलता है कि महाराज वो साहित्य निकालना है। तो वो कहता है कि तुम लकड़ियां नहीं तोड़ोगे तो साहित्य वैसे ही फिर खराब निकलेगा, इसलिए लकड़ियां तोड़ने का काम करो। और फिर वहां पर वो तोड़ते तोड़ते वो सो गया है या बैठा है पता नहीं। जब पंडित जी बाहर आते हैं तो बोलते हैं, अरे दुखिया तू अब तक सोता है, अरे तो अब तक सो रहा है क्या। अब इसके बीच की बात ये दो वाक्य जो है, तो लकड़ियां चीर, जब पंडित जी बाहर आते हैं तो उन्होंने देखा कि दुखी सो रहा है। अरे दुखी तू सो रहा है, देखो शायद भी वैसा ही खराब निकलेगा। तो इसके बीच का जो अर्थ है सत्यजीत राय ने इतना बेहतरीन पद्धति से चित्रित किया है। ओमपुरी जी के मन की या उस नायक दुखी के मन की जो पीड़ा है वो आप फिल्म कृति देख लीजिएगा। वो शॉर्ट्स में आपको हालांकि यहाँ पर दिखाना आवश्यक था कि साहित्य कृति का फिल्मांतरण क्या होता है। साहित्य कृति को जैसे कि वैसे सिर्फ शब्दों के जंजाल में फंसाना फिल्मांतरण नहीं होता है। तो उन दो वाक्यों के बीच का अर्थ यहाँ पर सत्यजीत राय ने बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया है। दुखी के मन की जो पीड़ा है वो देखकर कोई भी ऐसा सहृदय दर्शक नहीं होता जिसकी आंखें गीली नहीं होती है। हमें बहुत बुरा लगता है कि वो उसकी जो मजबूरी है वो सत्यजीत राय ने बहुत अभिनय के माध्यम से वहां पर शूट की हुई है। तो मैं चाहता हूं कि ये ऐसी फिल्म कृतियां हमको देखनी चाहिए। एक और साहित्य के फिल्मांतरण के अंतर्गत एक ठीक ठाक कृति है तहरीर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां। इस पर छोटी छोटी कहानियां गुलजार जी ने बनाई है। मगर मेरा यह ऑब्जर्वेशन है, मेरा व्यक्तिगत ये मत है कि गुलजार जी गीतकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में बहुत श्रेष्ठ है, मगर फिल्मकार के रूप में, विशेष रूप से साहित्य के फिल्मांतरण में वो परिपूर्ण मुझे नजर नहीं आते। उन्होंने इन कहानियों का जो फिल्मांतरण किया है इस तहरीर मुंशी प्रेमचंद जी कहानियां के अंतर्गत, ये दूरदर्शन के लिए बनाई हुई थी ये फिल्में। साहित्य कृति को उन्होंने फिल्मांतरित किया है, मगर उसमें से बहुत सारी चीजें छूट गई है और उसकी वजह मुझे लगता है बजट। क्योंकि देखिए किसी भी माहौल को तैयार करने के लिए, अब सत्यजीत राय जब 1856 का माहौल तैयार करते हैं तो बहुत हम उस दुनिया में चले जाते हैं। हमें लगता है कि यार नहीं, वो हम 1856 की उस दुनिया में जी रहे हैं। तो वो माहौल तैयार करने के लिए पैसा चाहिए, आपके सेट तैयार करने के लिए वेशभूषा। आपको पता है लगान फिल्म में हजारों लोग जो मैच देखने के लिए आए थे, उन लोगों को फिल्मकार ने कपड़े दिए थे, ट्रक भर भर कर लोग गांवों से आ रहे थे, कई किलोमीटर तक लोगों को आगाह करके रखा था कि शूटिंग है, कोई शोरगुल नहीं करेगा। इस प्रकार बहुत कठिन काम होता है ये फिल्मांतरण का। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शायद दूरदर्शन की वजह से, दूरदर्शन की ओर से उनको वो प्रोड्यूस की गई थी फिल्म, उनकी ओर से पैसा कम मिला ज्यादा मिला ये तो हम नहीं कह सकते, मगर इसमें कुछ चीजें छूट गई है। जैसे आपको पता है कफन, ये पूस की रात में जब उस नायक का वो जो खेत है वो क्यों उजड़ जाता है, तो वो जब अलाव के लिए बैठा है और अलाव, ठंड बहुत है, अलाव करके बैठा है, तो वो जंगल में जाकर अलाव करता है और फिर वो जल जाता है। जंगल तहस नहस वो गिराई जो है वो कर देती है, मगर उसके अंत को बदल दिया है। यही बात देखिए, कहानी की शुरुआत, कहानी का मध्य और कहानी का अंत ये साहित्यकार तय करता है, मगर सिनेमा में वही साहित्य ले जाते समय उसका आरंभ, मध्य और अंत इसको बदलना ही पड़ता है, उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि वो देखिए सिनेमा में 3 घंटे होते हैं, आज के दौर में 2 घंटे की ही फिल्म होती है, ज्यादा 1.5 घंटे की फिल्म होती है।
तो इस 1.5 घंटे में आपके कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि सिनेमा का अपना फॉर्म है, तो उसका आरंभ बदलना पड़ता है। आपको पता होगा तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम इनकी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी का फिल्मांतरण है। जब फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी, वासु भट्टाचार्य जी ने यह फिल्म बनाई थी, और जब उसको प्रदर्शित करना था, रिलीज करना था, तो बहुत सारे वो फिल्म कृति बेचने वाले या वितरित करने वाले जो लोग हैं, वो अंतिम वो फिल्म देखने के लिए आए थे। तो उन्होंने फिल्मकार को बोला इसका अंत बदल दो, क्यों? नायक नायिका मिल नहीं पाते हैं, तो ये भारतीय हमारा जो मन है, भारतीय दर्शक जो है, इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका अंत आप बदल दीजिएगा। तो वासु भट्टाचार्य जी ने फणीश्वरनाथ रेणु जी से कहा, क्योंकि वो भी वहां पर थे, क्या लगता है आपको, हीरामन और हीराबाई मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कहानी में तो मिलते नहीं है। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि कहानी जिस प्रकार से, आप तीसरी कसम पढ़िए, मारे गए गुलफाम आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। वो पूरी वो उतना समय मेरे पास है नहीं, तो उसका अंत बदल दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है, हालांकि उस साल की वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी तीसरी कसम, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फेल हो जाती है। आपको पता है शैलेंद्र जी ने बाद में आत्महत्या की थी, जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो ये सिनेमा जो माध्यम है, हमारे अहमदनगर के एक फिल्मकार है भाऊराव कराड़े, उनकी फिल्म ख्वाड़ा मराठी फिल्म है, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 3 साल पहले। तो उस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, मगर वो फिल्म बनाने के लिए उस बंदे ने अपना घर, अपनी जमीन पूरा का पूरा गिरवी रख दिया। घर जमीन गिरवी रखकर उन्होंने फिल्म बनाई थी। तो ये हम जैसा सोचते हैं, सिनेमा बहुत गंभीर विधा है, उसमें पैसा लगता है, ये बहुत कठिन कार्य होता है फिल्म बनाना। अब उनको यदि वो जो फिल्म के लिए पुरस्कार नहीं मिलता तो कोई उसको बेचता नहीं, कोई उसको खरीदता नहीं, कोई थिएटर में वो रिलीज नहीं हो पाती, क्या होता उस फिल्मकार का? तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो तहरीर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां, ये भी आपके सामने रखा है। तहरीर मुंशी प्रेमचंद की निर्मला, तहरीर मुंशी प्रेमचंद की गोदान, इस प्रकार से टीवी धारावाहिक भी गुलजार जी ने बनाई थी, मगर वो धारावाहिक देखने की अपेक्षा त्रिलोक जेटली की गोदान आप देख सकते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की गबन देख सकते हैं, ठीक है। तो इन फिल्मों के साथ साथ सिनेमा की भाषा क्या होती है, संक्षेप में जाते जाते एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो फ्रेम आप देख रहे हैं वो तीसरी कसम की एक फ्रेम है। ऐसे कहा जाता है 1000 शब्दों का काम एक चित्र करता है, मतलब 1000 शब्दों में जो बातें आप करेंगे ना, वो बातें एक ही चित्र आपको व्यक्त करता है, और 1000 चित्रों में जो कहा नहीं जा सकता वो सिर्फ एक फिल्म कृति के माध्यम से व्यक्त होता है। अब तीसरी कसम का ये नायक हीरामन यहाँ पर दिख रहा है, बैलगाड़ी के व्यू पॉइंट से आगे की जो नदी है, नदी में नहा रही ये जो औरत है ना, वो आप कहानी पढ़ेंगे तो उसको समझ लेंगे कि आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो कहानी आप पढ़िए जरूर। तो वो भाषा, मतलब ये फ्रेम जो है, ये चित्र जो है जो आपके स्क्रीन पर है, वो पूरी कहानी है। मतलब हीरामन को हीराबाई मिलना, और यहाँ पर देखो उसी बैलगाड़ी से दूर जाती हुई ये ट्रेन आपको दिखाई दे रही है। मतलब कहानी की शुरुआत और कहानी का अंत दोनों यहाँ पर है। तो इस दोनों के बीच की इस दो चित्र को देखकर पूरी फिल्म आपको समझ में आ जाती है कि हीराबाई का हीरामन के जीवन में आगमन होना और वहां से उसका दूसरे देश चला जाना। क्यों चली जाती है वो आप फिल्म में देखिए। और जब वो चली जाती है तो हीरामन कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूं, तीसरी बार कसम खाता हूं। पहले कसम उसने खाई थी कि चोरी का माल वो नहीं बेचेगा, दूसरी कसम खाई थी कि बांस अपने बैलगाड़ी में लाद कर नहीं लेके जाएगा या किसी व्यापारी का माल वो लेके नहीं जाएगा, और तीसरी कसम थी ऐसे औरतों की सवारी वो इसके बाद कभी नहीं लेगा।
तो ये तीसरी कसम है। तो तीसरी कसम का पूरी कहानी यहाँ पर चित्रित हुई है। फिल्म इतनी बेहतरीन बनी है तीसरी कसम, साहित्य कृति। देखो, एक साहित्य तीसरी कसम कहानी जो है वो कहानी नहीं, वो कविता है, वो दीर्घ कविता है और लोक गीतों से युक्त कविता है, और उसी का इतना बेहतरीन फिल्मांतरण ये तीसरी कसम का फिल्मांतरण बासु भट्टाचार्य जी ने किया। तो वो फिल्म आपको देखनी ही चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। देखिए, सिनेमा में कोई भी एक दृश्य जब दूसरे दृश्य के साथ जोड़ा जाता है, एक कुलशोव एक्सपेरिमेंट की एक अंतिम बात मैं आपके सामने करूंगा और मैं अभी यहाँ पर रुकने वाला हूँ, समय काफी हो गया है। कुलशोव जी ने ये जो आदमी दिख रहा है, ये इस ओर से 3 चित्र है, इस ओर से 3 चित्र है, मतलब ये तीनों चित्र एक उस काल के सर्वोत्कृष्ट अभिनेता थे। उनको बोला था कि आप निर्विवाद भाव से, निर्विकार भाव से, आपके मन में कोई विचार मत लाइए, आपके मन में कोई भाव या चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाना है। इस पद्धति से उस आदमी की शूटिंग की और फिल्मकार ने, कुलशोव ने और 3 शॉट्स लिए। कौन कौन से? एक सूप का लिया, ऊपर दिख रहा है, ये थाली में सूप रखा हुआ है। यहाँ पर ये मरी हुई एक बच्ची का ये है शॉट्स है, जिसमें वो उस शव पेटी में उसको रखा हुआ है। और तीसरा है ये सोई हुई महिला। अब कुलशोव ने क्या किया, उस शॉट को, जो बिल्कुल निर्विकार भाव से जो आदमी बैठा है, उसको, उस शॉट्स को, वो जो सूप वाला शॉट्स है उसके साथ उस शॉट्स को जोड़ दिया। तो आप ये पहले वाले 3 दृश्य जब देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अरे यार, वो आदमी बहुत भूखा है। क्यों? क्योंकि वो एकटक उस सूप की ओर देख रहा है, बहुत भूखा होगा बेचारा। दूसरा दृश्य, जब दूसरा शॉट्स इस दूसरे दृश्य के साथ जोड़ा तो हमें महसूस हुआ, दर्शकों को यह महसूस होने लगा कि अरे यार, कितना आदमी वो दुखी है, शायद उसकी वो बेटी हो सकती है जो मरी हुई है, तो बहुत दुखी वो लगने लगा। और तीसरा जो है दृश्य, इस औरत के दृश्य के साथ जब उसको जोड़ दिया, तब दर्शकों को ये लगा कि वो आदमी कितना कामुक है, काम भाव उसके चेहरे पर टपक रहा है, लालच उसके चेहरे पर टपक रहा है, ठीक है, हवस का भाव उसके चेहरे पर टपक। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। तो सिनेमा में हर एक उपादान जो होता है, फिल्म साहित्य का फिल्मांतरण करने के लिए, कथा होती है, पात्र होता है, पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, संवाद, डायलॉग होते हैं, तत्कालीन देशकाल वातावरण होता है, इसमें और सिनेमैटिक उपादान होते हैं। तो कौन कौन से? उसमें फिर गीत होता है, नृत्य होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक या संगीत होता है, ठीक है, सिनेमेटोग्राफी होती है। सिनेमेटोग्राफी मतलब कैमरा कितने पद्धति से उसको शूट करता है। यदि कोई किसी दृश्य को कोई कैमरा ऊपर से शूट कर रहा है तो सामने का जो आदमी है वो छोटा लगने लगता है। जब कैमरा उसी को नीचे से, आप रजनीकांत की फिल्में देखेंगे या उस टाइप की फिल्में देखेंगे तो देखो, उसको लो एंगल से शूट किया जाता है, लार्जर देन लाइफ। तो कैमरा यदि किसी का पीछा करता है उसका अर्थ बदलता है, कैमरा जब ऊपर से नीचे आता है तो अर्थ बदलता है, कैमरा जूम करता है, जूम आउट होता है, कैमरा क्रेन के माध्यम से उसका पीछा करता है तो कोई उसका चोर पीछा कर रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। कैमरा की भाषा है। दूसरी चीज लाइट, प्रकाश व्यवस्था, हाई कॉन्ट्रास्ट या कम कॉन्ट्रास्ट होता है तो अर्थ बदल जाता है। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म नामक एक जो संकल्पना है उसी के आधार पर चली। आपके सिर में जो लाइट दिख रही है वो लाइट कितनी है, वो बहुत, देखो कोई भी सीन जब शूट किया जाता है, आपने सावरिया, संजय लीला बंसल की फिल्म देखी होगी, तो सावरिया में ब्लूइश लाइट है, मतलब किसी भी फिल्म का लाइट का भी एक टोन होता है, उसकी अपनी भाषा होती है। ब्लैक फिल्म देखी होगी आपने, किसी एक अंधी लड़की के जीवन का प्रवास उनको दिखाना है, ब्लैक टोन है उसका, वो गलती से कम प्रकाश वहां पर नहीं आया है, वो जानबूझकर फिल्मकार ने वो एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। साउंड जो होता है तो साउंड डाइजेटिक होता है, नॉन डाइजेटिक साउंड होता है, पॉली साउंड होता है, बैकग्राउंड साउंड होता है, एटमॉस्फेयर का साउंड होता है, वो आपके संवाद वाला साउंड होता है, ऐसे बहुत सारी ध्वनियां उसमें जोड़ी जाती है।
जब फिल्म का शूटिंग किया जाता है तो शूटिंग होने के बाद एडिटर के पास जब फिल्म आती है तो उसमें कोई किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती। ये बात समझ लीजिएगा। उसमें सारी ध्वनियां मतलब बोलने के आपके ओठ जिस प्रकार से हिल रहे उस प्रकार से डायलॉग डब किए जाते हैं। यदि उसके हाथों में कोई घड़ियाल है, वो घड़ियाल का आवाज यदि हो रहा है तो वो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। याद रखिए, घोड़े के टापों की आवाज हो रही है, वातावरण की आवाज, ये सारे प्रकार के साउंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। और उसका अंतिम उसका नतीजा ये है, देखिए ये साहित्य कृति, ये फिल्म कृति तक या इस पर्दे तक पहुंचने के लिए इतने सारे उपादानों से होकर जाती है। हमारे यहाँ स्टार सिस्टम है, अभिनेता कहता है नहीं मैं अपनी पद्धति से उस बात को बोलूंगा, मैं अपनी पद्धति से उसको दिखाऊंगा। तो अभिनय कैसे किया गया, डायलॉग, अभी कथा पर पटकथा लिखने वाला वो कैसे लिख रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा उसमें से कम हो, पूरी गोदान तो आपको सिनेमा में नहीं दिखाई जा सकती, तो उसमें से बहुत सारी चीजों को हटाना होता है। और उस कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस पात्र का चरित्र चित्रण के लिए सिनेमैटिक भाषा के माध्यम से उसको अलग से नए सीन भी उसमें डालने होते हैं। आप यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है, उसका फिल्मांतरण रजनीगंधा के रूप में बासु चटर्जी ने किया। तो उसका ड्रीम सीक्वेंस, उसकी शुरुआत जब होती है तो शुरुआत में ही पूरी थीम हमें समझ में आ जाती है। वो जो नायिका की उलझन है वो हमें समझ में आती है, वो ड्रीम सीक्वेंस के माध्यम से। तो वो सीन यदि हम देखेंगे तो उस एक सीन में ही हमें पता चलता है कि सिनेमा क्या है। दो शहरों के बीच में, दो नायकों के बीच में फंसी हुई अंतर्द्वंद्व से ग्रस्त वो नायिका जो है वो उसमें दिखाई है। तो साहित्य कृति के बहुत सारे सीन हटाने होते हैं, नए सीन उसमें क्रिएट करने होते, डालने होते हैं। फिर आपका मिज़-एन-सीन क्या होगा, दृश्य योजना क्या होगी, आपके बैकग्राउंड क्या होगा, फोरग्राउंड क्या होगा, मिडल ग्राउंड क्या होगा, आपकी वेशभूषा पात्रों की क्या होगी, उसकी केशभूषा क्या होगी, उसका मेकअप क्या होगा, वहां पर लाइट किस प्रकार की होगी, एटमॉस्फेयर का साउंड किस प्रकार का होगा, ये चीजें वहां पर देखनी है। शूटिंग करते समय फिर किस एंगल से उसको शूट करना है, कैमरा कौन सा इस्तेमाल करना है, इस पर वो सारी चीजें निर्भर करती है। और एडिटर, जैसे मैंने आपको कुलशो इफेक्ट दिखाया, वो जोड़ता किस प्रकार से, लीनियर पद्धति से जोड़ता है, नॉन लीनियर पद्धति से जोड़ता है, उसमें इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स कौन से जोड़ता है, वहां पर उसकी भाषा बदल जाती है। और ये सारी फिल्म कृति बनने के बाद कभी कभार फिर सेंसर बोर्ड द्वारा आपत्ति उठाई जाती है, तो फिर उसमें से कुछ सीन काटने होते, नहीं तो फिर फिल्म कृति आप दिखा ही नहीं सकते। तो इस प्रकार किसी साहित्य कृति को सिनेमा तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और यह जद्दोजहद सार्थक होती है, यह निष्कर्ष हम इस व्याख्यान के अंत में निकाल सकते हैं। क्योंकि जितनी भी साहित्य कृतियां या जितने भी फिल्म कृतियों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, उन सभी फिल्म कृतियों को सफल रूप में सत्यजीत राय ने फिल्मांतरित किया है। और सत्यजीत, हिंदी के बहुत सारे ऐसे फिल्मकार हैं जो हिंदी साहित्य कृतियों को सफल रूप में फिल्मांतरित कर पाए हैं, मगर कुछ साहित्य कृति, आपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, इस पर इसका भी फिल्मांतरण हुआ, मगर बिल्कुल असफल फिल्मांतरण हुआ। तो साहित्य कृति का फिल्मांतरण बहुत सफल रूप में हो सकता है, और वो सफलता असफलता फिल्मांतरित करने वाले फिल्म निर्देशक पर निर्भर होता है। बासु चटर्जी ने एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि मैं हिंदी की नहीं, दुनिया की कोई भी साहित्य कृति मुझे दो, मैं उसको सफल रूप में फिल्मांतरित कर सकता हूँ। तो फिल्म निर्देशक सिनेमैटिक भाषा के माध्यम से जब फिल्मांतरण करता है तो सफल रूप में साहित्य कृतियों को फिल्मांतरित किया जा सकता है। आज यहाँ पर मुझे साजिद सर ने बुलाया, आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करने का एक स्वर्णिम अवसर मुझे प्रदान किया। आप लोगों ने अब तक मुझे सहा, इसलिए आप सभी के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद क्षीरसागर जी। जैसे हम अगले सत्र की ओर जाएंगे, जैसे क्षीरसागर जी ने फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई, इसीलिए उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का जो फिल्मांकन पर बहुत ही गहरी तरीके से उन्होंने हमें समझाए हैं, हम सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रहे हैं। सर आपका धन्यवाद। अगला तीसरा
सत्र हैं, तीसरे सत्र अभी चालू हो रहा है। उसके लिए मुख्य वक्ता के रूप में हम महेश चंद्र तिवारी जी को सादर आमंत्रित करते हैं। तीसरा सत्र हम शुरू हो रहा है। प्रेमचंद को आज क्यों पढ़ा जाए विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में सेठ रंगलाल कोटरी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद राजस्थान है हिंदी विभाग से सहायक आचार्य डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी हमारे साथ हैं। उनको मुख्य भाषण के लिए सहर्ष आमंत्रित करती हूँ।